हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज आप पढ़ेंगे परमिटिविटी। पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करूंगा। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन दैट मीडियम। इसका मीनिंग है परमिटिविटी किसी मीडियम की प्रॉपर्टी है जो बताती है कि अगर हम दो चार्ज को उसके अंदर रख देते हैं या दो चार्ज के बीच में वो मीडियम है तो उसकी वजह से उन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो फोर्स कितना कम होगा या कितना ज़्यादा हो जाएगा। परमिटिविटी। अब इधर देखें, यहाँ पर क्या है। पहला हमने यहाँ देखा कि ये लिखा है एप्सिलॉन नॉट। इस सिंबल को बोलते हैं एप्सिलॉन। यहाँ पर ये लगा है नॉट, नॉट मतलब जीरो या कुछ नहीं। इस सिंबल का नाम पर एप्सिलॉन नॉट है, पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये देखना है। सिंबल के नेम वही रहते हैं पर अलग अलग जगह पर सिंबल अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने लगते हैं। अभी हमने ऐसे लिख दिया रो, डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर, मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा लेकिन सिंबल का नाम रो रहेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए, तो इस सिंबल का नाम तो अब भी रो है लेकिन अब ये रजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंबल का नाम वही रहता है लेकिन अलग अलग जगह पर उसका रिप्रेजेंटेशन चेंज होता है। यहाँ डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर रजिस्टिविटी को। अब ये समझना है, ये परमिटिविटी जो टर्म है एक्चुअल में ये थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज करती है। कैसे कंफ्यूज करती है? जैसे आपने सुना होगा जनरेटर। जब जनरेटर की बात करते हैं तो हमें लगता है कोई ऐसा डिवाइस है जो जनरेट करता होगा। जनरेटर हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो क्या जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, बना सकता है? नहीं, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाता है। जनरेटर में हम डीजल डालते हैं, वो डीजल क्या है? एक फ्यूल है, फ्यूल एक एनर्जी है। वो फ्यूल उस जनरेटर को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी कि फ्यूल जलता है, जनरेटर का जो इंजन होता है उसमें लगा हुआ वो घूमता है, और जब वो घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन नाम क्या है? जनरेटर। ऐसा लग रहा है वो जनरेट कर रहा है क्या? इलेक्ट्रिसिटी। अगर जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो फेल हो जाएगा। हम बोलेंगे एनर्जी, हम तो बोलते हैं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी तो क्रिएट हो ही नहीं सकती और वहाँ तो हम इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरीके से ये टर्म है परमिटिविटी, परमिट करने की एबिलिटी। परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम भी बोलते हैं, और इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिक लाइंस को परमिट करने की एबिलिटी या वैल्यू। दो चार्ज रखे हैं, उनके बीच में कुछ नहीं है, वैक्यूम है, तो उसकी परमिटिविटी, उस वैक्यूम की इलेक्ट्रिक लाइंस को परमिट करने की एबिलिटी की बात कर रहे हैं। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट वैल्यू है 8.85 10 टू द पावर -12। यूनिट है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक दूसरी चीज है यहाँ पर एप्सिलॉन लिखा है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यानी कि किसी मीडियम की परमिटिविटी। मीडियम में कुछ भी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है, वाटर हो सकता है, यानी कि दो चार्ज के बीच में क्या है, कौन सा मीडियम है? वैक्यूम को छोड़कर कोई मीडियम, उसकी परमिटिविटी की बात कर, कोई भी मीडियम परमिटिविटी। ये तो वैक्यूम के लिए हो ही गया। अब आता है तीसरा रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे फिर इसको समझेंगे। रिलेटिव परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन R से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। जब हम इस रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं तो हम इसे K से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे कूलम्स लॉ के K से। जैसे कूलम्स लॉ आपने पढ़ा था, F इज इक्वल टू
के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो के होता है, इस के को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। के और ये के देखने में एक जैसा है, लेकिन इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। पर ये इसको क्या बोल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हम इस के प्लेस पर क्या लिखते हैं, F = 1/4πε नॉट लिखते थे, हम नॉट भी लिखेंगे अभी, पर यहां पर हम अभी इसको एप्सिलॉन लिखेंगे, एप्सिलॉन। अब आपको समझना है डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स होते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटर। अब इस रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला देखिए, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डेफिनेशन बनी, रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके रेशियो के बराबर होता है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती कि सेम क्वांटिटीज का रेशियो, यानी कि सेम क्वांटिटीज का मतलब ये कहने का था, ये तो परमिटिविटी मीडियम की है, वैक्यूम की, लेकिन यूनिट सेम है, इन दोनों की यूनिट सेम है, तो इसलिए क्या हो गया, एप्सिलॉन आर की कोई भी यूनिट नहीं होती है। अब इससे हम देखें तो ये हमारा एप्सिलॉन इक्वल्स टू हो गया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, मीडियम की परमिट करने की एबिलिटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, रिलेटिव परमिटिविटी। अब क्या होता है, इसकी वैल्यू तो हमें पता है एप्सिलॉन नॉट की 8.854। अब हमने मान लिया किसी मटेरियल, अब अलग अलग मटेरियल की देखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यूज। अलग अलग मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, हमने बात कर रहे हैं अभी वैक्यूम की, वैक्यूम, तो एप्सिलॉन आर की वैक्यूम की वैल्यू कितनी होती है 1। फिर एयर की कितनी होती है, एयर की हो जाती है हमारी 1.0005, जो राउंड ऑफ करके हम कितना लिख देते हैं, राउंड ऑफ करके हम इसे 1 लिख देते हैं। फिर इसके बाद हमने ले लिया वैक्स। वैक्स का मतलब क्या हो, मोम, जिसकी मोमबत्ती बनती है, उसकी वैल्यू अप्रॉक्स 2K होती है। फिर हमारा हो गया ग्लास, ग्लास, शीशा, अलग अलग टाइप के ग्लास होते हैं, शीशे की क्वालिटी अलग अलग होती है, तो इसीलिए इसकी वैल्यू 3 to 4 वेरी करती है, 3 भी हो सकते हैं, 3.5 ऐसे करके 3 और 4 के बीच में। वाटर, वाटर, इसकी वैल्यू 80 और 81, कहीं पर 80 दे रखा होता, कहीं पर 81 दे रखा होता। पानी की भी आपको पता है क्वालिटी अलग, प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, मिनरल वाटर, ऐसे करके बहुत सारा। ये रिलेटिव परमिटिविटी हो, ये मैंने रिलेटिव परमिटिविटी अलग अलग मीडियम लिख दिया, ये उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो। अब अगर आप इसे देखें, हम किसी मटेरियल की, मान लो ग्लास की रिलेटिव परमिटिविटी 4 है, हम उसकी परमिटिविटी निकालना चाह रहे हैं, तो हमारी परमिटिविटी बनी, एप्सिलॉन आर के प्लेस पर हमने वैल्यू रखी 8.85 10⁻⁻12 और ये इंटू 4, तो ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई करके 35.4 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट तो आपको पता है इसकी यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन। यूनिट यहाँ लिख रखा है हमने, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब जब ये वैल्यू हो गई तो आपको ये समझना है कि अब अलग अलग मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी अलग अलग होगी, तो आपको ये वैल्यू अगर याद करने का नंबर है तो बड़ी बड़ी वैल्यू रहेगी, हमें 35.4, किसी की 90.25, किसी की 18 ऐसे करके याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको देखें, ये हमने परमिटिविटी कैसे निकाली है वैल्यू, इस रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर को इससे मल्टीप्लाई करके, तो बेटर ये है हम इसी को याद कर लें कि इस मटेरियल की परमिटिविटी 4 है। अगर याद करने का नंबर आएगा, हम बोलेंगे इसकी 4, इसकी 5, इसकी 9, इसकी 11, तो वो वैल्यू हमारे लिए आसान है। तो इसीलिए रिलेटिव परमिटिविटी जो है, हम उसकी वैल्यू पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये किसके बराबर है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ
फ्री स्पेस के बराबर है। अब इसकी इंपॉर्टेंस समझना कि परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में तीनों में डिफरेंस क्या है। आपने कूलम्स लॉ देखा। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला था F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कहाँ से लिखा? जो फॉर्मूला हमने अभी लिखा था एप्सिलॉन आर किसके बराबर लिखा था? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करा एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। मीडियम की परमिटिविटी, दो चार्ज हैं Q1 Q2, इनके बीच में डिस्टेंस आर है। अभी क्या है इनके बीच में? वैक्यूम है। तब फॉर्मूला क्या होगा? जब कोई मीडियम होगा तब क्या होगा? जनरल फॉर्मूला ये हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे? F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन के प्लेस पे लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर और लिख देंगे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कर दिया। अभी मैंने आपको यहाँ टेबल बनाया था तो उसमें लिखा था दो चार्ज के बीच में अगर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है वैक्यूम के लिए? 1। तो 1 हो गया तो इसके प्लेस पर आपने 1 पुट कर दिया। तो F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा दो चार्ज के बीच में जो वैक्यूम उसके लिए फॉर्मूला आ गया। अगर दो चार्ज के बीच में कोई मीडियम होगा तब क्या होगा? तब कंडीशन क्या होती है? तब कंडीशन ये होती है कि तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इसको फिर से देखिए कैसे। हमने ये फॉर्मूला लिया तो इसको हमने क्या लिखा? F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और इस एप्सिलॉन के प्लेस पर इधर से हमने एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर कर दिया। एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो हमने इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू इसको हमने कैसे लिख दिया? 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। अलग लिख दिया। अब सपोज कर लेते हैं हमारे पास जो दो चार्ज हैं Q1 और Q2, इनके बीच में वैक्यूम नहीं, कोई मीडियम है। हमने इनके बीच में क्या डाल दिया? ग्लास। इनके बीच में क्या डाल दिया? हमने ऐसे एक ग्लास डाल दिया, ये ग्लास। अब इसकी रिलेटिव परमिटिविटी अभी मैंने टेबल में कितनी लिखवाई थी? 3 to 4। तो 4 मान ले रहे हैं। तो जब 4 मान ले रहे हैं तब क्या होगा? अब आपको ये समझना है यहां पर इसकी रिलेटिव परमिटिविटी ग्लास की कितनी मैंने बताई? 4 फॉर ग्लास। रिलेटिव परमिटिविटी, दो चार्ज हैं उनके बीच में डिस्टेंस आर है, वैक्यूम है, तो फॉर्मूला यूज हुआ ये। मान लिया हमने ये सारी वैल्यू पुट करा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आ गया 100 न्यूटन फॉर एग्जाम्पल मान लिया हमने। अब क्या होता है? हमने उन्हीं दो चार्ज के बीच में चार्ज की वैल्यू सेम रखा, डिस्टेंस भी आर ही रखा हमने, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ, डिस्टेंस सेम आर। लेकिन इस बार उनके बीच में ग्लास डाल दिया। ग्लास की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी थी? एप्सिलॉन आर, यानी कि वैल्यू 4 थी इसकी। तो इसको सॉल्व करके कितना आया? इसको तो सॉल्व करके 100 ही आना है। लेकिन अब उनके बीच में डाल दिया हमने ग्लास, तो कितना आ गया? 1 अपॉन 4। तो क्या देखा कि अब फोर्स कितना आ गया? 25 न्यूटन। फोर्स 25 न्यूटन है। अब बात ये आती कि जब हमने इनके बीच में ग्लास डाल दिया तो इनके बीच में तो परमिट करने की एबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि ग्लास की रिलेटिव परमिटिविटी तो 4 टाइम्स है। ग्लास की रिलेटिव परमिटिविटी 4 टाइम्स। अब समझना है आपको कि यहां फॉर्मूले से ये वैक्यूम की परमिटिविटी है, ये मीडियम की, तो मीडियम की परमिटिविटी भी वैक्यूम के एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यानी कि एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यानी कि वैक्यूम से तो ज्यादा हो गई मीडियम की परमिटिविटी। वैक्यूम की एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट में इंटू क्या कर दिया हमने? एप्सिलॉन आर, तब आई हमें मीडियम की परमिटिविटी। तो मीडियम की परमिटिविटी जो है वो ग्रेटर देन है किससे? वैक्यूम से। अब परमिटिविटी तो बढ़ रही है, लेकिन दो चार्ज के बीच में
फोर्स कम हो रहा है, परमिटिविटी बढ़ रही है। रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं 4 है, रिलेटिव परमिटिविटी 4 है, यूनिट तो होती नहीं है, तो ऐसा लग रहा है 4 टाइम्स हो जाना चाहिए था फोर्स, लेकिन फोर्स तो और कम हो गया, वहाँ तो 25 न्यूटन हो गया कम। अब इसको आप समझें क्या। अच्छा अब देखें, अब हमने मान लिया 2 चार्ज ले लिए Q1 और ये ले लिया हमने Q2, सॉरी इसको रख कर दो। हाँ, अब हमने 2 चार्ज ले लिए Q1 और यहाँ ले लिया Q2, इसको हमने पॉजिटिव मान लिया और इसको हमने नेगेटिव मान लिया। अब हमने मान लिया, सपोज कर लिया कि इस Q1 से 6 इलेक्ट्रिक लाइंस जा रही है, 1 2 3 4 5 6। हमने सपोज कर लिया कि इस प्लस Q चार्ज से 6 इलेक्ट्रिक लाइंस माइनस Q2 की तरफ जा रही है। इन दोनों के बीच में क्या है अभी? वैक्यूम। अभी इनके बीच में क्या है? वैक्यूम। तो हमने मान लिया कि अभी इस वैक्यूम की परमिट करने की एबिलिटी 6 है। फॉर एग्जांपल वैक्यूम की तो आपको वैल्यू पता है एप्सिलॉन नॉट कितनी होती। अभी हमने मान लिया समझने के लिए कि अभी परमिट करने की एबिलिटी इसकी 6 है। अब क्या होता है, हम इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देते हैं। उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हमने मान लिया कि हमने ग्लास डाल दिया, ग्लास, हमने यहां पर ग्लास डाल। जब हमने इसके बीच में ग्लास स्लैब, इस तरीके की 2 चार्ज के बीच में कोई ग्लास स्लैब रख दिया, तो क्या होता है, इस ग्लास स्लैब में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है और उसका डायरेक्शन अपोजिट है। उसको हमने इन 2 एरोज से रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई इनका डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है। तो अब आप ये देखो, पहले वैक्यूम था तो 6 इलेक्ट्रिक लाइंस प्लस Q1 से माइनस Q2 की तरफ जा रही थी, लेकिन जब हमने ग्लास स्लैब रख दिया तो देखा 6 तो जा रही है, 2 इधर से भी जा रही है, राइट टू लेफ्ट, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में, यानी कि इस ग्लास स्लैब के अंदर, ग्लास स्लैब के अंदर राइट टू लेफ्ट 2 इलेक्ट्रिक लाइंस जा रही हैं। तो हमने क्या बोला कि अब मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम से ज़्यादा है, यानी कि परमिट करने की एबिलिटी वैक्यूम से ज़्यादा। वैक्यूम में तो सिर्फ 6 लाइंस दिख रही थी, इलेक्ट्रिक लाइंस, लेकिन यहाँ पर इस ग्लास स्लैब में तो हमें 8 दिख रही हैं, 6 लेफ्ट टू राइट जाती हुई और 2 राइट टू लेफ्ट जाती हुई। तो वहाँ पर क्राउड बढ़ गया, वहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, मीडियम की परमिट करने की, इलेक्ट्रिक लाइंस को पास करने की एबिलिटी वैक्यूम से ज़्यादा होती है। लेकिन उसके साथ ये भी बोलते हैं कि 2 चार्ज के बीच में जब परमिटिविटी बढ़ती है तो फोर्स कम हो जाता है, जबकि इलेक्ट्रिक लाइन जब बढ़ रही हैं, उनकी क्वांटिटी बढ़ रही तो फोर्स बढ़ना चाहिए। तो ऐसा कैसे हो, उसको देखो। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो 2 लाइंस हैं जो इस ग्लास स्लैब में प्रोड्यूस हुई इलेक्ट्रिक लाइंस, ये जो 6 इधर से जा रही थी लेफ्ट टू राइट, उनमें से 2 को कैंसिल कर देती हैं। तो बची कितनी हमारे पास? अब हमारे पास क्या बन रहा है, ये Q1, ये हमारा Q2, ये हमारा ग्लास स्लैब। तो हमारे इसके अंदर सिर्फ ये 1 2 3 4, रिजल्ट क्या निकला कि सिर्फ 4 इलेक्ट्रिक लाइंस रह गई। इसलिए फाइनली होता ही है कि जब 2 चार्ज के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देते हैं तो इलेक्ट्रिक लाइंस की परमिट करने की एबिलिटी तो बढ़ती है। जैसे आपने यहाँ देखा कि लेफ्ट टू राइट 6 जा रही थी, इस ग्लास स्लैब को रखने पर 2 राइट टू लेफ्ट जाने लगी, टोटल हो गई 8। लेकिन रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ओवरऑल रिजल्ट ये निकला कि इन 2 ने इन 6 में से 2 को कैंसिल कर दिया, बची 4। जब 4 हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो गई, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड।
और उन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स था वो कम हो गया। इसीलिए जितनी परमिटिविटी ज़्यादा होगी, परमिट करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी, उतनी ही स्ट्रेंथ कम होती जाती है, उतना ही फोर्स दो चार्ज के बीच में कम होता जाता है। मैं बोलूँ यहाँ पर 2 लाइन की जगह पर अगर मैं यहाँ पर 3 लाइन ले लेता हूँ, एक और लाइन ले लेता हूँ, तो क्या होगा, ये 3 लाइन 6 लाइन में से 3 को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर फिर कितने रह जाएंगे, यहाँ पर 3 रह जाएंगे और कम। जितनी परमिटिविटी ज़्यादा होगी, परमिट करने की एबिलिटी ज़्यादा, उतनी ही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम और फाइनली दो चार्ज के बीच में फोर्स कम। ओके, अच्छा अभी आपने पढ़ा परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्रीज। अब आप रिलेटिव परमिटिविटी का एक फॉर्मूला पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ फोर्स। हमने क्या किया, 2 चार्ज ले लिए Q1 एंड Q2, इनके बीच में डिस्टेंस R है और इनके बीच में वैक्यूम। फॉर्मूला हो गया हमारा F वैक्यूम इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, 2 चार्ज लिए, सेम यही चार्ज की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस हमारा सेम है, जो अभी यहाँ पर आ रहा था यहाँ पर भी आ रही है, बट अब इनके बीच में कोई मीडियम रख दिया, कोई भी मीडियम जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है, उस मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन परमिटिविटी। तो अब फॉर्मूला क्या, फोर्स बिटवीन सेम 2 चार्ज व्हेन देयर इज अ मीडियम, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब वैक्यूम होता है तो एप्सिलॉन लिखते हैं, जब कोई मीडियम होता है तो एप्सिलॉन, जब वैक्यूम होता है तो एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, जब कोई मीडियम होता है तो एप्सिलॉन। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, इसको हमने सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर देंगे। इसको लिखेंगे पहले हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख दिया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वल्स टू F वैक्यूम, ये वैक्यूम का फॉर्मूला है और ये मीडियम का फॉर्मूला है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनटू 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 डिनोमिनेटर में आ जाए, Q1 Q2। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 से ये कैंसिल हो गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई, तो आपका क्या आ गया, F वैक्यूम अपॉन F मीडियम, जो कि बराबर हो गया एप्सिलॉन बचा और एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन, अब आपको लिखना है वेयर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू किसके बराबर है, एप्सिलॉन R के बराबर होता है, रिलेटिव परमिटिविटी का। तो हम इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, F वैक्यूम अपॉन F मीडियम इक्वल्स टू एप्सिलॉन R, और एप्सिलॉन R को और हम क्या बोल सकते हैं, और इसको हम K से भी डिनोट कर सकते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो इससे ये पता चल रहा है इस फॉर्मूले से कि अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया कि F मीडियम, यानी कि 2 चार्ज के बीच में जब कोई मीडियम होगा, वैक्यूम को छोड़कर ग्लास, वाटर या कोई मीडियम हो सकता है, तो फॉर्मूला क्या होगा, F वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन R। तो इससे बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि अगर 2 चार्ज के बीच में डिस्टेंस R है, उनके बीच में वैक्यूम है, तो फोर्स
आ गया यहाँ पर है वैक्यूम। लेकिन अगर हमने सेम चार्ज रखे, वही सेम डिस्टेंस रखा और उनके बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया और उसकी रिलेटिव परमिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स कम हो जाएगा, कि इन दोनों का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एफ मीडियम एफ और एप्सिलॉन आर के बीच में। तो आपको समझना है ये फॉर्मूला हो गया इसकी फोर्स की टर्म में रिलेटिव परमिटिविटी। इसको आप डिफाइन कर सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज डिफाइंड एज ratio of force between two charges when there is a vacuum to the force between the same two charges for the same distance when there is a medium in it। यानी दो चार्ज के बीच में जब वैक्यूम है तब कितना फोर्स लग रहा है, जब उन्हीं दो चार्ज के बीच में सेम डिस्टेंस पे जब कोई मीडियम डाल देंगे उनके बीच में तब फोर्स कितना लगेगा। ये जो रेशियो है ये रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है। ओके।